नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए चुनावी रणनीति बनने लगी है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। कांग्रेस में खुद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला है और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा हालात को देखें तो कांग्रेस से ज़्यादा हलचल बीजेपी में दिख रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं की दौड़ लग रही है। चुनाव से पहले संगठन को हर स्तर पर कसने की कवायद हो रही है। बस्तर में चिंतन शिविर से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के दिल्ली स्थित बंगले पर हुई बैठक में कई बीजेपी के नेता शामिल हुए। अब सवाल ये है कि दिल्ली में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। सवाल ये भी कि आखिर बीजेपी चिंतन शिविर की शुरुआत बस्तर से ही क्यों कर रही है। पूरी एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे बात। मिशन 2023 की तैयारी, चुनावी मोड में बीजेपी। बस्तर में करेगी चिंतन, दिल्ली में बना प्लान। संगठन में फेरबदल की सुगबुगाहट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 2023 में होना हो, लेकिन चुनावी बिसात 2021 में ही बिछने लगी है। खास तौर पर बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है। बीजेपी संगठन में इन दिनों बड़ी हलचल बताती है कि पार्टी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी तैयारियों को धार देने और सरकार की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी अपने अभियान की शुरुआत बस्तर में आयोजित चिंतन शिविर से करेगी। 3 दिवसीय शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि शिविर में कौन कौन शामिल होंगे और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। हमारे प्रभारी शिव प्रकाश जी रहेंगे, पुरेंद्र जी रहेंगे, नितिन नवीन जी रहेंगे और वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में 2 दिन बैठेंगे। और ये पूरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी, नीचे स्तर में कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए, इन सारे विषयों को लेकर हम बैठ के खुले रूप में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ। बीजेपी का चिंतन शिविर बस्तर में होना है, लेकिन इसका एजेंडा क्या होगा, बैठक में कौन कौन नेता शामिल होंगे, आखिर बस्तर में ही बैठक क्यों, ऐसे कई सवाल हैं जो सियासी गलियारों में उठ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की सियासत में इससे ज्यादा चर्चा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के दिल्ली स्थित बंगले में हुई रात्रि भोज को लेकर हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे का भी शामिल होना सुर्खियों में रहा। चर्चा ये भी है कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ संगठन में विस्तार हो सकता है। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। बदलाव की इस हलचल के बीच छत्तीसगढ़ संगठन के विरोधी खेमे का दिल्ली में होना भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बीजेपी नेता इस बारे में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस हलचल को बीजेपी में चेहरे की लड़ाई बता रही है। पार्टी में दायित्व का एक प्रकार से हेरफेर होते रहता है और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसीलिए अटल जी की बात मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता का पद न दिया जाता है न लिया जाता है, दायित्व में जरूर बदलाव होते रहता है। आदरणीय पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि 15 साल हुकूमत करने के बाद अब रमन सिंह उनका चेहरा नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी अभी इसी उधेड़ बुन में है और इसी अंतर्द्वंद में है, इससे उबरने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में कुछ आगे कर पाने की स्थिति में वो आ पाएंगे। पहले अपने पार्टी के अंदर का जो उनकी लड़ाई है उससे वो लोग पहले उबर जाए। इससे पहले बस्तर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 2002 और 3 में हुई थी, जिसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। हालांकि चुनाव से पहले तत्कालीन गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर अजीत जोगी ने सीआरपीएफ की तैनाती कर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। एक बार फिर बस्तर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेताओं की दिल्ली की दौड़ की वजह क्या है? क्या वाकई बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष की सुगबुगाहट है? अगर ऐसा है तो कौन कौन इसके दावेदार हैं? सवाल ये भी कि बस्तर में आयोजित चिंतन शिविर में पार्टी की कमजोर कड़ियां दूर होंगी, जिससे सत्ता में उसकी वापसी हो सके। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोर कड़ियों को ठीक करना चाह रही है या अपनी मजबूत कड़ियों को ढूंढना चाह रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बाद अब लगातार दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। यदि आप पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें तो सरोज पांडे के घर पर जो रात्रि भोज हुआ,
जिसमें प्रदेश के उन नेताओं को भी बुलाया गया जो अब सक्रिय राजनीति से एक दूसरे पायदान की ओर बढ़ चुके हैं। और उसके बाद यदि रेणुका सिंह के घर पर इस तरह की बैठक हो रही है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष को भी और संगठन महामंत्री को भी बुलाया जाता है, इसके अलावा यदि कांकेर के सांसद अलग से मुलाकात कर रहे हैं शिव प्रकाश से या डी पुरंदेश्वरी से, तो उसके क्या मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले नेताओं को ढूंढ रही है कि नेताओं के साथ साथ वो कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कवायद क्या है, बस्तर में जो चिंतन शिविर होगा उसमें जो 60 नेता आएंगे वो कौन 60 नेता होंगे, क्या उनके बीच में से कोई नेता का चुनाव होगा, या दिल्ली में जो चल रहा है उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और नड्डा को बुलाने का, जगत प्रकाश नड्डा को बुलाने का क्या आशय है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। 2013 का उन्होंने चुनाव देखा है, उस समय उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ के सभी नेताओं को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, उनकी क्षमताओं को भी जानते हैं। चलिए सारी बातों पर चर्चा करते हैं। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं और कांग्रेस से विकास उपाध्याय हैं जो रायपुर पश्चिम से विधायक हैं, संसदीय सचिव भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे कर लिया जाए, चूँकि आपकी पार्टी अलग अलग तरह से प्रयोग कहूँगा तो प्रयोग कर रही या फिर ट्रायल एंड एरर के माध्यम से आगे बढ़ रही कि प्रयोग करो, देखो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अभी यदि चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो भी आपके पास 2 साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन पार्टी अभी तक अपने नेता, अपने मुद्दे कहाँ से शुरुआत करें इस पर उलझी हुई है। 2018 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरगुजा संभाग पूरी तरह से सूखा रहा। 14 में से एक भी सीट नहीं मिली, बस्तर में एक मिली थी जो उपचुनाव में चली गई। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बस्तर से आपकी लोकसभा की सीट चली गई। हालांकि कोरबा सीट पर आपका उतना फोकस है या नहीं है वो पार्टी आपकी तय करेगी, क्योंकि कोरबा सीट पहले भी कांग्रेस के पास रही है। लेकिन बस्तर सीट का जाना और कांकेर सीट का बहुत कम अंतर से जीतना, ये भी आपकी पार्टी के लिए एक चुनौती रही, इसलिए शायद बस्तर ज़्यादा फोकस में है। जी शीरिष जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन आपने विषय जो चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा है, तो मेरा ये मानना है, चर्चा प्रारंभ करने के पहले मैं इस बात को कहूं कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए 100% सीटें जीतना संभव नहीं है। बेहतर परफॉर्मेंस किस तरीके से हो, 50% से ऊपर में हम सरकार बना लेते हैं किसी भी राज्य के अंदर में, लेकिन उससे ऊपर हम कितना गेन करते हैं। तो मुझे लगता है ये पिछले 70-75 सालों में देश की आजादी के बाद हमने अधिकांश समय देखा कि 80-90% जब चुनाव के परिणाम आए तो इस तरह का जो एक लहर होती है वो बहुत कम समय में देखने को मिली है। तो सामान्यतः चुनाव एक अच्छी फाइट के साथ में होता है। ये भारतीय राजनीति के चुनावों का इतिहास बताता है इस बात को। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में किस स्थिति में थे, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं जब मध्य प्रदेश में थे, लेकिन हमने पहले 3 चुनाव हमने जीता। एक लोगों को वो लगा कि कैसे बीजेपी आ गई, हम दूसरा किए, तीसरा किए, चौथा हम चुनाव हारे और एक बड़े अंतर के साथ में हारे। इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं। देखिए, एक सतत प्रक्रिया है, चाहे चुनाव की प्रक्रिया को कहें या संगठन की प्रक्रिया को, हम ये सतत रूप से परिवर्तन होता है। आज कोई अध्यक्ष, कल कोई अध्यक्ष रहेगा, परसों कोई रहेगा, पहले कोई और था। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए एक ये अच्छी बात है कि हम केवल सत्ता के दृष्टिकोण से हम राजनीति को नहीं देखते हैं, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। संगठन के काम भी इतने सतत चलते हैं कि हमारा हर एक कार्यकर्ता उसमें एंगेज रहता है, वो अपनी अपनी भूमिकाओं को अदा करता है। जैसे आज आपने कहा, आप ही ने कहा कि कभी रेणुका जी कहां बैठे, कभी किसी का बैठे, ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है, प्रक्रिया है। ये नहीं है कि हम किसी एक के यहां बैठेंगे, गांधी परिवार के यहां बैठेंगे। हाँ, यह नाराजगी है, नाराजगी भी यदि होती है, राजनीति में होती है, इस बात को भी, लेकिन हम मिल बैठकर सुलझा लेते हैं। अब इस बस्तर के चिंतन शिविर की बात है, चिंतन शिविर, बिल्कुल चिंतन शिविर हमारे आज नहीं, बरसों बरस से परंपराएं हैं कि इस शिविर पे कुछ प्रमुख लोग बैठकर हम किस तरीके से, कौन सी रणनीति, केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि इस प्रदेश के विकास के लिए देश के अंदर में कौन से मुद्दे हैं, कौन से मुद्दों को आगे ले जाना है, कौन देश की मजबूती के लिए, क्या गलत काम देश के अंदर में, कौन से ताकतें, इस तरह की तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा होती है। क्योंकि कुछ 1-2 चिंतन शिविर में मैं भी अपना सहभागी रहा हूं, मेरी भी सहभागिता रही है। तो इतने गूढ़ रूप से उन विषयों पर चर्चा होती, तो लगता है वास्तव में एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कि मैं पार्षद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं या मैं सांसद बन जाऊं, वास्तव में एक भारतीय राजनीतिज्ञ का संपूर्ण विषयों पर और संपूर्ण क्षेत्र में कि किस तरीके से मेरे माध्यम से, मेरी पार्टी के माध्यम से
देश के अंदर में या देश किस तरीके से मजबूत हो, प्रदेश में विकास के काम किस तरीके से हो, ये संपूर्ण सार के साथ में चर्चा होती है। तो मुझे लगता है उसी दिशा में बस्तर 1-2 सितंबर को होना है, उस विषय पर निश्चित रूप से चर्चा होगी, चुनावी चर्चा भी होगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। 2 साल का हमारा एक रोड मैप होगा, हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा कि स्ट्रेटेजी बनेगी, क्योंकि चुनाव में तो लड़ना है हमको, रणनीति तो है, कांग्रेस हमारे सामने है, हमको लड़ना है, मुद्दों के साथ में लड़ना, उनकी क्या कमियां उनको सामने रखना है, हमारी क्या उपलब्धियां थी उनको भी सामने लाना है। तो ये सब विषय रहेंगे और मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा होगी और एक सकारात्मक, एक बहुत अच्छी दिशा दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है यही हमारी एक स्वीकार्यता जो पूरे देश के अंदर में हुई कि हम 20 साल पहले कहां थे, लेकिन आज हम लगभग 80% क्षेत्रों में, चाहे वो केंद्र का मामला हो चाहे राज्य का मामला हो, आज स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर में है। ये हम सब जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्व नेताओं ने जिन संकल्पों के साथ में, जिन विषयों के साथ में, जिन मुद्दों के साथ में हम राजनीति को आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है एक बेहतर दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जी संजय जी, इसके पहले मैं अपने सवाल करूं, ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आप बोल रहे हैं, बहुत शानदार बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, धारा प्रवाह बोल रहे हैं और जिन बातों को लेकर बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन मेरा सवाल बहुत दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जिन चीज़ों को लेकर आपकी पार्टी के नेताओं ने सपना देखा था, वो जो चाहते थे, देश के बड़े भूभाग में भारतीय जनता पार्टी फैल गई है। लेकिन एक कहावत है, आगे पाट पीछे सपाट। जहाँ से आप, जो आपका कोर एरिया था, जहाँ पर आपकी पार्टी की पकड़ मजबूत थी, वहाँ आपकी पार्टी का क्या प्रदर्शन है आपको मालूम है, आपने खुद स्वीकार कर लिया है। और ऐसा अमूमन कभी नहीं हुआ है कि पार्टी इतने नीचे गई हो। पार्टी जब आपकी सत्ता में नहीं थी, जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तब भी पार्टी 30 के आसपास थी, 30+ में थी। लेकिन अभी जो हालात है वो आपको भी मालूम है किस तरह के हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाया। 2003 में कांग्रेस बस्तर में 3 सीट पे थी, फिर 1 सीट पे आई 2008 में, फिर 8 सीट पे आई, फिर 11 पे आई। उसके बाद उसने फिर उपचुनाव में पूरा 12 कर लिया। यही हाल उसका सरगुजा में था, पहले 4 सीट, फिर 5 सीट, फिर 7 सीट, फिर पूरी 14 सीट। आपका कहना कि 100% नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के जो 2 गेटवे हैं वहाँ पर उसका पूरा कब्जा है। अब मेरा सवाल ये है कि यदि आपकी पार्टी या तो कांग्रेस की तरह धीरे धीरे बढ़ने के हिसाब से चल रही है, या फिर अचानक से पूरा ही आप जैसे बोले कि 50% सीटें यदि हमारे पास आ गई तो हम सत्ता में आ जाएंगे। अभी का जो आंकड़ा दिखा रहा है या जो फिगर दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी पार्टी के लिए अभी आधी सीटों पर, इन 2 इलाकों में, सरगुजा और बस्तर में, सरगुजा की 14 और बस्तर की 12 सीटों में, आधी सीट पर भी यदि आपकी पार्टी आगे बढ़ती है तो आपके लिए उपलब्धि हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप जो आगे चुनाव होगा 2028 का, तब के लिए सोच सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपकी पार्टी पहले जब सत्ता में थी तब लगातार आपके पास बस्तर में एक अलग से संगठन मंत्री हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से आपकी पार्टी में वो संगठन महामंत्री वहाँ या मंत्री जो भी है वो नदारत हैं। जबकि कांग्रेस ने पहले भक्त चरणदास को बस्तर में अपॉइंट किया, उसके बाद सप्तगिरी शंकर उल्का को अभी अपॉइंट किया, जो उड़ीसा से आते हैं, सांसद हैं वो, क्योंकि वहाँ के लोगों का आपस में तालमेल है, लोग एक दूसरे के साथ जाते आते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, संबंध हैं, तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला लगातार अपने संगठन के व्यक्ति को अलग से अपॉइंट करने। आपकी पार्टी क्या ऐसा कुछ करने जा रही है इस चिंतन शिविर के अलावा? देखिए शीरीष जी, जिन आंकड़ों को आपने प्रस्तुत किया, उन आंकड़ों के आधार पर आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम वर्ष 2000 से पहले कहां थे। 93 और 98 के चुनाव में हमारी स्थिति इस प्रदेश के अंदर में क्या थी। कांग्रेस को तो सत्ता देश की आजादी के बाद एक उपहार के रूप में मिली कि एक सरकार बनी जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्री बने। हम तो मुद्दों के आधार पर बनी हुई पार्टी है जनसंघ से, कि किस तरीके से कश्मीर के मामले में कांग्रेस बेईमान रही, वहां से हमने अपने संघर्ष को प्रारंभ किया और 11 लोगों के साथ में बनी हुई टीम, 3 सांसदों के साथ में हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और 1980 में हमारी पार्टी बनी, 84 में 2 सांसद थे। तो हम तो संघर्ष करके अपनी स्वीकार्यता बना लिए। ये छत्तीसगढ़ में हमको तकलीफ तब होती जब हम कभी सरकार में नहीं आते, हमारी खाता नहीं खुलता। इस प्रदेश के अंदर में तो हम 3-3 बार सरकार बनाए हैं कांग्रेस को परास्त करके। हाँ, हमारी कुछ कमियां रही होंगी, चाहे वितरण के मामले में, चाहे कुछ मुद्दों के मामले में। इसलिए हमारे लिए कहीं कोई उतना कठिन विषय नहीं है जितना प्रस्तुत किया जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस को तो 15 साल लगे सत्ता में आने में।
हम तो शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचे हैं। और मैंने जैसा पहले कहा, सत्ता स्थायी संपत्ति किसी की नहीं है। गुण दोष के आधार पर 5 सालों में यदि हो सकता है हमारा परफॉर्मेंस कुछ कम रह गया हो और एक मौका कांग्रेस को क्यों ना दिया जाए, वो भी उस आधार पर जो लंबो लुआ बनाकर गलत तरीके से जन घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, उस आधार पर आम जनता को जिस तरीके से लालच दिया गया, उस आधार पर बनी हुई सरकार है। मैं मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, एक शब्द नहीं कहूंगा किसी मुद्दे की बात। संजय जी, ये इस आधार पर बनी हुई सरकार है। संजय जी, इन्हीं को तो बेनकाब करना है। संजय जी, तो रणनीति बननी है। संजय जी, आपका कहना कि कांग्रेस को 15 साल लगे, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, 15 साल के बाद जाने के संजय जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो कांग्रेस है जिसने अपनी पूरी लीडरशिप को गंवाया है। और इस पार्टी में ऐसे भी नेता थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते थे। खैर, हमारे साथ विकास उपाध्याय जी हैं। विकास जी, आपने संजय जी को सुना होगा। संजय जी ने कहा कि किस तरह से आपकी पार्टी सत्ता में आई, 15 साल लग गए और जनता चेंज करना चाहती थी, कुछ कमी रह गई और हमेशा सत्ता नहीं रहती। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, आपके मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से पार्टी के स्तर पर भी चीज़ों को देख रहे हैं, सरकार के स्तर पर भी देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार समीक्षाओं का, संपर्क का, संवाद का दौर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी गतिविधियां आपको कितना प्रभावित करती हैं और आपकी पार्टी के लिए अगले चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी? शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन शिविर निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके शीर्ष जो छत्तीसगढ़ के का नेतृत्व है उसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जान चुकी है। जिस बस्तर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर होने जा रहा है, वहां 12 की 12 सीट कांग्रेस पार्टी की है। मैं संजय श्रीवास्तव जी को बहुत विस्तार से सुन रहा था। बस्तर में आपने चिंतन शिविर किया, वही बस्तर 15 साल में आप सरकार में थे, आपने क्या दिया पूरे देश और दुनिया ने देखा। छत्तीसगढ़ के वो भोले भाले आदिवासी भाई भी देखे जिनको आपने सिर्फ बरगलाने का काम किया। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, अरबों रुपया उन क्षेत्रों के नाम से आता था, खाली उस पर भ्रष्टाचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर है, उनका अपना एजेंडा है, उनकी पार्टी का अपना काम है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के विषय में आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी की सरकार जिस प्रकार से बस्तर के अंदर मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी और हम अपने घोषणा पत्र में मुद्दों पर बात किए। यही भारतीय जनता पार्टी में टाटा समूह को हजारों एकड़ जमीन वहां के किसानों की टाटा समूह को दी गई थी, उसको वापिस सरकार बनने के बाद उसको वापिस करने का काम यही सरकार, कांग्रेस पार्टी की भूपेश बघेल जी की सरकार ने दिया। जिस प्रकार से उन आदिवासी क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जहां लोग नहीं जा पाते थे, विकास की एक नई गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार कर रही है। हम अब उनकी मूल जो सुविधाएं हैं, मूल जो समस्याएं हैं, उसका निराकरण करके हम उस पर बात कर रहे हैं। हम इसमें राजनीति नहीं करते। हमने 15 साल संघर्ष किया, 15 साल सड़क पर संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी की बात जो आम जनता की परेशानी थी, सड़क से लेके सदन तक, सड़क में हमारे कार्यकर्ता और सदन में हमारे नेताओं ने लगातार लड़ाई लड़ी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमट के रह गई। भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के जो चिंता है, वो चिंतन और चिंता दिल्ली में बैठकर पुरेंद्रेश्वरी देवी जी या उनका शीर्ष नेतृत्व इस बात को अलग अलग जगह जाकर बात कर रहा है। मैं संजय श्रीवास्तव जी की बात को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर उनका जो केंद्र नेतृत्व बैठा है, गांधी परिवार से उनकी शुरुआत होती, क्योंकि मालूम है यही गांधी परिवार के लोग हैं, यही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की झूठी बातों से छुटकारा दिलाने का काम कर सकती है। इसलिए ये ट्रेनिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ट्रेनिंग, ये जो चिंतन शिविर होता है, ये चिंतन शिविर में जनता की कैसे भलाई करना है, रोड मैप क्या बनेगा उस पर नहीं, कैसे जातिवाद की, कैसे धर्म और जातिवाद के बीच को बोना है, कैसे भाई से भाई को लड़ाना है, कैसे अलग अलग चीजों को आपको यहां पर प्लांट करके भेजना है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर की मेन सीख होती है, जो उनके नेताओं को सिखाया जाता है। संजय जी, आपसे एक सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की बात करें, जब वो सत्ता के लिए दांव लगाती है, तो यदि लगातार वो सत्ता में है तो ठीक है, जो उसका नेता है, जो मुख्यमंत्री है, वही स्वाभाविक रूप से दावेदार होते हैं। लेकिन जब पार्टी लगातार सत्ता से बाहर होती है या फिर 1-2 चुनाव हार जाते हैं, तो लीडरशिप चेंज होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने डॉक्टर रमन सिंह को, दिलीप सिंह जूदेव को, रमेश बैस को उस समय एक कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा। उसके बाद चूंकि डॉक्टर रमन सिंह लगातार सीएम रहे, जैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती एक नए चेहरे के रूप में सामने आई थी।
अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की बात करें, कांग्रेस में भी भूपेश बघेल एक नए चेहरे के रूप में सामने आए थे। उसके पहले नंद कुमार पटेल थे, उसके पहले महेंद्र कर्मा। तो ऐसे लगातार हर पार्टी चेंज करती है, लेकिन आपकी पार्टी का जो मौजूदा स्वरूप है, जिसमें वो मौजूदा सरकार से लोहा लेने की बात करती है, उसको हराने का सपना देख रही है, तो आपकी जो लीडरशिप है वो उसमें कोई नयापन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या पार्टी उस बारे में भी कुछ विचार कर रही है? देखिए, मैं सीरियसली, आप भी जानते हैं, चर्चाओं में सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं से आधारित पार्टी है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या डॉक्टर रमन सिंह हो या विष्णुदेव साय हो, ये हर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करता हुआ आगे बढ़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो भी इस तरह के विषय हैं, जो स्ट्रेटेजी क्या बनती है, वो गुण दोष के आधार पर, कारणों के आधार पर, समयानुसार, सब परिस्थितियां जैसी रहती हैं उसके आधार पर ये निर्णय किए जाते हैं। और ये राजनीतिक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती ही है। तो इसमें कहीं नई बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इसलिए कहीं कोई इस तरह का विषय नहीं रहता कि ये चेहरा है, ये नहीं रहेगा, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरह की बातें कम से कम बीजेपी के अंदर में नहीं रहती, इस तरह की लड़ाई नहीं रहती है। देखिए, फिर मैं फक्र के साथ में कह रहा हूं कि हम चौथा चुनाव हारे, लेकिन 15 साल में कभी सुई की जैसी आवाज नहीं आई नेतृत्व परिवर्तन के लिए। और एक बेसिक अंतर देखिए, कांग्रेस के अंदर में क्या, कहां से कहां तक क्या गिरावट, राजनीतिक गिरावट प्रदेश के अंदर में पहली बार देखने को मिली कि मुख्यमंत्री पद के लिए कैसा आरोप, क्या नहीं, सदन छोड़ना, तमाम प्रकार का विषय है। आज विषय वो नहीं है, यही मूल अंतर है। केवल मुख्यमंत्री संजय जी, इस तरह की, संजय जी, ये बात तो यहाँ पर है ही नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है, आपने सही कहा। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, ऐसा नहीं है कोई पार्टी से अछूती हो। ये जो सत्ता का स्ट्रगल है वो चलता ही है। हर कोई जो राजनीति में है वो सत्ता पाना चाहता, पावर पाना चाहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उसके लिए संघर्ष बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कहना कि सभी पार्टियां बहुत अनुशासित हैं, सभी लोग एक किसी व्यक्ति विशेष को नेता मानते हैं, ये बहुत हद तक सही नहीं है। खैर, विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपने संजय जी को सुना होगा। संजय जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के अंदर ये चल रहा है, आपकी पार्टी के अंदर, उस बात को लेकर वो बात करना चाह रहे हैं। और उनका कहना है कि पार्टी में चिंतन के माध्यम से नेताओं के बारे में भी बात होगी। तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा नेता हैं या जिन्होंने 15 साल तक शासन में रहे हैं, जो 40-50 चेहरे, क्या वो आपकी पार्टी के लिए एक चुनौती होंगे, या फिर जिनके घर में दिल्ली में भोज हुआ वो आपके लिए एक चुनौती होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चिंता है, उनकी चिंता, उनका मुखिया या उनका नेतृत्व किसके फेस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जो बयान दिया था कुछ दिन पहले, आपके मीडिया चैनल से भी उस बयान को मैंने सुना था कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे बहुत है, उसमें से एक छोटा चेहरा मैं भी हूं। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो दिल्ली में बैठे हैं उनको इस चीज की जानकारी लग चुकी है। हम लोगों ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखा है, वो तो पूरे कामों को छत्तीसगढ़ में करते हैं। दिल्ली में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दिल्ली में एक ग्रुप के नेताओं को, एक गुट के नेताओं को बैठकर बात कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की ये चिंता है कि यहाँ का नेतृत्व आपस में लड़ाई लड़ रहा है, आपस में गुट की इतनी लड़ाई है, इतने उनके संगठन के बीच में मतभेद है कि वो इसमें ही उलझ के रह गए। संगठन, पहले उनका संगठन बना, संगठन में विस्तार नहीं हुआ, फिर उनका, चलिए विकास जी, हमारा कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है, और भारतीय जनता पार्टी को अभी बड़ी लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अभी नेतृत्व को लेकर बात तय नहीं हो पा रही, मुद्दों को लेकर बात तय नहीं हो पा रही, रायपुर में बात तय नहीं हो पा रही, दिल्ली में बात तय नहीं हो पा रही, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत बड़ा रास्ता तय करना, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सुधार करके नए रूप में सामने आएगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।